नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक खबर दबती सी जा रही है। पूरे मीडिया का ध्यान लगभग उसी तरफ है कि नागरिकता संशोधन कानून पर कहाँ क्या हो रहा है, कौन विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कौन उनके समर्थन में आया हुआ है। आज भी कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन हुए और कई जगहों पे इसके समर्थन में भी विरोध प्रदर्शन हुए। कई समर्थकों ने जो सीएए का समर्थन कर रहे हैं वो देश से लेके विदेश तक, यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसके समर्थन में लोग बाहर आए। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच महाराष्ट्र सरकार के अंदर क्या चल रहा है, ये खबरें दबी हुई सी है। एक महीना के करीब हो गया उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन अभी तक वो अपने मंत्री नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। 3 खंभों की एक सरकार ऐसे डगमगा रही है जैसे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सारे लोग उद्धव ठाकरे के ऊपर तलवार लेके खड़े हैं। एक तरफ कांग्रेस की तलवार है, दूसरी तरफ एनसीपी की तलवार है, और दोनों के बीच उद्धव ठाकरे ऐसे पिसते जा रहे हैं कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके एक अंदर से डर समा गया है। और सिर्फ उद्धव ठाकरे की यह परेशानी नहीं है, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी इसको लेके काफी परेशान हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। इस बीच भी करीब 1 घंटे तक उनकी मीटिंग उद्धव ठाकरे के साथ चली, लेकिन इस बात को लेके वो कंफर्म नहीं हो पाए कि उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में अपने किन लोगों को किन बड़े पदों पर रखे। इसको लेके उनके सब कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण अजीत पवार है। अजीत पवार को लेके वो अभी भी परेशान हैं, अभी भी उनको शक की नजर से देख रहे हैं। उन्हें लगता नहीं है कि अजीत पवार को कोई बड़ा पद का मतलब है कि उप मुख्यमंत्री का पद दें, तो फिर अजीत पवार आगे कैसा खेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने से ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार को अभी भी अजीत पवार के अपने खेमे में आने के बावजूद वो उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद को लेके एनसीपी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। अजीत पवार को नहीं देने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि एनसीपी के कुछ नेता जो शरद पवार के लॉयल हैं, जिन्होंने उस समय शरद पवार का साथ दिया जिस समय अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए थे, और वहीं पे भाजपा के सहयोग के साथ जो सरकार बनी थी उसमें वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय इन्होंने कहा था कि एनसीपी के ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं, लेकिन उस समय शरद पवार के साथ जितने लोग आए हुए थे, जिसमें जयंत पाटिल का नाम है और जयंत पाटिल मंत्रिमंडल में शामिल भी हो चुके हैं, इन लोगों को भी ये लगता है कि अजीत पवार को अगर इतना बड़ा पद दिया गया जो कि एक बार धोखा दे चुके हैं, तो हमें क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री का पद मतलब एक सिंबल है, एक ऐसा सिंबल है कि आपके स्टेटस को बढ़ा देता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के अलावा उनके पास मंत्रिमंडल के कुछ विभाग होने जरूरी हैं। अपने आप में उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता है, लेकिन उस सिंबल को लेने के लिए भी एनसीपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात पर अड़ी हुई है कि कहीं भी हमको इस तरह से दरकिनार न किया जाए कि ऐसा लगे कि हमने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने के लिए सहयोग करके एक भूल कर दी। वहां पर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के बीच भी टकराव चल रहा है। बाला साहब थोराट दिल्ली आते हैं, सोनिया गांधी जी से मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है, लेकिन फिर भी ये फाइनल नहीं हो पाता है कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में उनका कैसा हिस्सेदारी होगी, उनकी हिस्सेदारी में किन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा और किन को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। इसमें अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान के लेके बड़ा कंफ्यूजन है। इन दोनों के बीच रस्साकसी चल रही है कि दोनों को कहां कहां रखा जाए। अब जब बाला साहब थोराट और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई तो उस समय भी ये बात उठी, और उसमें एक बात ये कही गई कि अशोक चौहान को वहां के मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाएगी और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को केंद्र में ले आया जाएगा, उनको केंद्र में कोई भूमिका दे दी जाए ताकि वहां पर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। लेकिन इसके बावजूद एक बात और हो रही थी, ये दोनों के बीच चर्चा में बाला साहब थोराट को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। जिस मंत्रिमंडल पर सबकी निगाह टिकी हुई है, उन मंत्रिमंडल को लेके कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोल रही है।
कांग्रेस को चाहिए था कि अगर उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दे रहे हैं तो हमारे ज़्यादा मंत्री होने चाहिए। उसके अलावा कुछ मंत्रालय जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई थी, उसमें गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय को लेके एनसीपी भी अपनी नज़र गड़ाए हुए है। शरद पवार को भी लगता है कि गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए। शिवसेना भी ये नहीं चाहती है कि गृह मंत्रालय हमारे हाथ से छीन जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दूसरी पार्टी के हाथ में देना नहीं चाहते हैं। जिस तरह शिव सैनिक गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, वैसी स्थिति में इन्हें बार बार चिरौरी करनी पड़ेगी पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अपने पक्ष में, अपने फेवर में करने के लिए। और इसलिए उद्धव ठाकरे ये भी नहीं चाहते हैं कि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो भी गृह मंत्रालय के लिए लड़ रही है। और इसके अलावा वित्त विभाग, उसके साथ साथ राजस्व, कृषि मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय, ये 4-5 मंत्रालय हैं जिसका बजट ज़्यादा होता है, जिसके पास अधिक पावर है, जो वहाँ पर राजनीतिक खेल कर सकता है। उन विभागों पर, उन मंत्रालयों पर सबसे ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। दोनों के बीच लिस्ट फाइनल ही नहीं हो पा रहा है। ये दो स्थितियां हैं, एक तो इन पार्टियों के बीच और दूसरा पार्टियों के अंदर एक गुटबाजी चल रही है। पार्टियों के भीतर भी एक कसमकस है कि किसको क्या मंत्रालय दिया जाए। इससे कांग्रेस भी ग्रसित है और एनसीपी भी ग्रसित है। एनसीपी में मैंने पहले ही बता दिया कि उप मुख्यमंत्री पद को लेके शरद पवार कंफ्यूज्ड हैं बिल्कुल, और वो बार बार उद्धव ठाकरे से मीटिंग करने के बाद भी, अपने पार्टी के लोगों से के साथ बैठक करने के बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि उप मुख्यमंत्री बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उप मुख्यमंत्री के लिए शपथ दिला दिए तो उनके पास विभाग चला जाएगा। लेकिन फिर भी 1 महीना में जहां जहां ये सरकारें बनती है, जहां जहां ये गठबंधन की सरकारें बनी, अगर आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में या दूसरे राज्यों में जहां भी इस तरह के गठबंधन की सरकार बनती है और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद के बीच विभाजन होता है, तो वहां मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक अजीबोगरीब खेल देखने को मिला। जबकि कुछ समय पहले जब देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार गए थे तो उस समय भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने एक साथ शपथ ले लिया था। लेकिन महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो वो बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए और इस बात को लेके अड़े रहे कि शरद पवार जब तक हाँ नहीं कहेंगे, अजीत पवार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन तीनों के बीच एक गठमट की स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस एक तलवार लेके खड़ी है। कांग्रेस का नेशनल लीडरशिप इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में अच्छे पोजीशन, अच्छी जगह, अच्छे मंत्रालय नहीं दिए जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। और इस धमकी के बाद उद्धव ठाकरे पीछे हट गए हैं। उद्धव ठाकरे बार बार डेट बढ़ा रहे हैं कि हम अपने मंत्रिमंडल का विस्तार 23 दिसंबर को करेंगे, कभी 30 दिसंबर को करेंगे, कभी जनवरी में होगा। अब ऐसे करते करते हो सकता है कि पूरा महीना गुजर जाए, 2 महीना गुजर जाए और इनका मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहले ही उद्धव ठाकरे फिर से मंत्रिमंडल से ही गायब हो जाए, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी ही उनसे छीन जाए। ऐसी स्थिति आ गई है उद्धव ठाकरे के साथ। तो ये पूरा मंत्रिमंडल का जो खेल उद्धव ठाकरे के साथ चल रहा है, ये महाराष्ट्र सरकार के साथ चल रहा है, इसका मेन मकसद है कि किसके पास कौन सा ऐसा मंत्रालय जाए जिससे पार्टी को फंडिंग हो सके, पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके और वहां पर आगे के चुनावों के लिए खर्चे निकाले जा सकते। उसके साथ साथ जो मंत्री बनेंगे वो मंत्री किस आधार पे काम करेंगे और किनके नेतृत्व में काम करेंगे, इस पर भी बड़ा कन्फ्यूजन है। और उद्धव ठाकरे इस बात को समझते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो मंत्री होंगे उद्धव ठाकरे की बात मानने वाले नहीं हैं और एनसीपी के जो मंत्री हैं वो भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानेंगे। तो सब लोग अलग अलग तरीके से संचालित होंगे। मंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये दोनों के बीच एक दूरी बनी रहेगी। मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन अपने मंत्रियों को संचालित करने के लिए एनसीपी के मंत्री शरद पवार के इशारे पर काम करेंगे, तो कांग्रेस के मंत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर काम करेंगे और उद्धव ठाकरे चुपचाप मूक दर्शक बन के एक सीएम की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ राज्य के सीएम का दर्जा हासिल करके रखेंगे। ये जो पूरा कंफ्यूजन महाराष्ट्र में चल रहा है, इससे लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत अभी तक वो दिखा नहीं पा रहे हैं।
वो बार बार किसी न किसी स्तर पर सबसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन खुद के शिवसेना से संचालित नहीं हो रहे हैं। वो कभी कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, कभी एनसीपी के पक्ष में जाते हैं, लेकिन शिवसेना के अंदर से जो गुस्सा है, जो लोग और विधायक उनके प्रति गुस्सा दिखा रहे हैं, वो इसी बात को लेकर गुस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो बार बार अपने बयान, अपने कथनों, यहां तक कि अपने डिसीजन से भी पलटते रहे हैं। पिछले दिनों सीएए के ऊपर भी उन्होंने कई बार ऐसा बयान दिया जिससे ये पता चलता है कि वो अपने स्टैंड कैसे बदलते रहते हैं। तो इसको लेके भी शिवसेना के अंदर काफी संघर्ष, काफी गड़बड़ स्थिति बनी हुई है और ये तीनों पार्टियां मिलके सरकार को कितने दिनों तक चला पाएगी, ये सोचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हर दिन ऐसा लगता है कि रात में आप सोएं और सुबह ये पता चले कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से समर्थन वापस ले लिया, एनसीपी ने उद्धव ठाकरे से समर्थन वापस ले लिया, या कभी भी यह भी हो सकता है कि अजीत पवार एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ फिर से बाहर आ गए, एनसीपी टूट गई और उसके बाद फिर से भाजपा की सरकार वहां बन गई। तो यह पूरा कंफ्यूजन की स्थिति महाराष्ट्र में अभी भी बरकरार है और वही कारण है कि महाराष्ट्र में अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहां के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे कई योजनाएं लागू की जा चुकी है, कई योजनाएं पर बात हो रही है, लेकिन फिर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस विभाग का मंत्री ही नहीं है। अब मंत्री ही गायब होंगे तो अधिकारी बेलगाम हो जाएंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में समस्या आएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।